Hello everyone, welcome back to my channel. So we'll study terms in news part 2 and these are some geographical terms. ये geography के terms हैं, environment से भी related है but geography से भी है, mixed है ये. So I think it will be beneficial also और ये सारे terms आपकी news में रहे थे, so that we are covering. Let's start. First is base flow. What is base flow? बेस फ्लो जो है वो कंट्रीब्यूट किया है फ्लडिंग ऑफ रिवर्स इन पेनिसुलर इंडिया. अभी एक स्टडी में आया कि जो बेस फ्लो है ना, इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फ्लडिंग ऑफ रिवर्स इन पेनिसुलर इंडिया. अब क्या है भाई बेस फ्लो? पोर्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज सिपिंग इन टू द स्ट्रीम और रिवर ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड. ये जो बेस फ्लो है ये मेनली आया है, बेस मीन्स ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के थ्रू ये ओरिजिनेट हुआ एंड ये जो है देन धीरे धीरे रिवर के में जाकर के मिल जाता है विथ ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड. तो ये इट इज़ अ बेस फ्लो. इसके कारण बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है पेनिसुलर इंडिया मीन्स जो भी हमारे नीचे के कंट्रीज़ है, सेंट्रल आइलैंड कंट्रीज स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के पेनिसुलर प्लेट्यूज में जो भी है, जैसे आपके हो गए सेंट्रल आइलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, ये सब में जो भी है ना नीचे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई, फ्लडिंग हुई ऑफ रिवर्स में. तो इसका मेन रीज़न पाया गया बेस फ्लो. बेस फ्लो मीन्स जो भी स्ट्रीम फ्लो जो ऑरिजिनेट करती है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के कारण और वो धीरे धीरे जा करके रिवर में मिल जाती है. ग्राउंड वाटर डिस्चार्जेज इनटू वाटर बॉडीज व्हेन द वाटर टेबल इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ ग्राउंड अलोंग रिवर्स वेटलैंड्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रिवर. अब क्या है, ग्राउंड वाटर जो है उसमें धीरे उसका लेवल जो है बढ़ता जा रहा है ग्राउंड वाटर का, ठीक है. वो धीरे धीरे जब टच कर जाता है सरफेस को, और यदि इफ़ वो सरफेस हमारा रिवर है या वेटलैंड है या फिर रिवर या वेटलैंड के लॉन्ग यदि वो सरफेस है तो फिर क्या होता है उसमें जा कर के वो मिल जाता है, तो उसके फ्लो को और बढ़ा देता है. सो ग्राउंड वाटर डिस्चार्जेस इनटू वाटर बॉडीज़. ग्राउंड वाटर जो है फिर जा करके वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है, बीट रिवर और वेटलैंड एनीथिंग, ड्यू टू द राइज इन इट्स लेवल एंड इट टचेज द सरफेस. Catchment with higher base flow lead to increased likelihood of rapid runoff. अब क्या है कि जो भी कैचमेंट वाटर रिवर कैचमेंट्स हैं जो हायर बेस फ्लो जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, रैपिड रन ऑफ होगा. मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से स्ट्रीम्स बहेंगी एंड उसमें क्या होता है, रेनफॉल भी इंक्लूडेड है एक फैक्टर. जब रेनफॉल भी हो जाएगा फिर इधर आपका बेस फ्लो भी ज़्यादा है तो सब मिल करके बहुत ज़्यादा एक रैपिड रन ऑफ क्रिएट करती है उस और फ्लडिंग ले आती है. बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होता है उसका, डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी एज वेल एज ऑन द ह्यूमन सेटलमेंट्स. सो फैक्टर्स क्या है इस बेस फ्लो को सपोर्ट करने वाले? टोपोग्राफी ऑफ लैंड, नेचर ऑफ सॉइल, लैंड यूज़ पैटर्न एंड क्लाइमेट चेंज. भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. टोपोग्राफी, लैंड की क्या टोपोग्राफी है, नेचर कैसा है सॉइल का, पोरस है कि लोमी है, क्या है, ह्यूमिड ज़्यादा है सॉइल में, क्योंकि जैसा सॉइल होगा वो वैसा बेस फ्लो होगा. एक पोरस होगा तो फिर ईजिली पर्कुलेट कर जाएगा डाउन, बेस फ्लो कम हो जाएगा. फिर इसी तरह दी सॉइल जो सैचुरेटेड विथ वाटर है तो फिर तो बेस फ्लो ज़्यादा होगा. लैंड यूज़ पैटर्न पे भी डिफर, कहाँ पे लैंड यूज़ का किस तरीके से चेंज आया है लैंड यूज़ में. देन क्लाइमेट चेंज तो ऑब्वियस फैक्टर है. सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिल्ट रिडक्शन. अब इस सस्टेन्स रिवर फ्लो एंड इकोसिस्टम, वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट. इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी ये है कि सिल्ट रिड्यूस करता है, मेनली जो बहुत ज़्यादा जो सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है थ्रू रिवर्स. अब रैपिड रन ऑफ होगा ड्यू टू बेस फ्लो. यदि हाई बेस फ्लो हो गया तो रैपिड रन ऑफ होने के कारण स्ट्रीम्स में वाटर बढ़ जाते हैं ना, ग्राउंड वाटर भी मिल गया, उसके कारण क्या होगा, सिल्ट रिड्यूस हो जाता है, वो फिर सिल्ट हट जाता है. देन सस्टेन रिवर फ्लो, रिवर मान लो कोई रिवर है वो बहुत ही उसका फ्लो वीक हो गया, क्योंकि पेनिसुलर इंडिया में सारे पेरेनियल रिवर्स नहीं हैं, दे आर सीजनल रिवर्स जिसकी फ़्लो गर्मी में अकॉर्डिंग टू दी सीजन्स वेरी करती हैं. सो जब सीजनल फ़्लो कम हो गया तो ये बेस फ्लो उसको सपोर्ट कर देता है सस्टेन करने के लिए उसके रेगुलर फ्लो को, और इकोसिस्टम के लिए भी इट विल बी हेल्पफुल, और ये हमारे जैसे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सब में हेल्प करता है. देन वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ऑब्वियस है कि वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा ड्यू टू दी कंटिन्यूस फ्लो. जब भी कोई रिवर फ्लो में इन फ्लो रहेगा ना तो उसकी वाटर क्वालिटी इंप्रूव रहती है, और जब वो मीन्स यदि एक जगह पे वो स्थिर है वाटर या बहुत स्लो मूव कर रहा है तो उसकी वाटर क्वालिटी थोड़ी डिटोरिएट हो जाती है, थोड़ी सी बेकार हो जाती है.
सो दैट वॉज इट अबाउट द बेस फ्लो. नेक्स्ट, इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स. इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स भाई कहाँ से आए न्यूज़ में? रीसेंट स्टडी बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म की रीसेंट स्टडी के में ये मिला कि वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स क्रिएट करते हैं. जो भी वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं वो प्लाज्मा बबल्स क्रिएट करते हैं, और ये नॉर्मली इक्वेटोरियल आयनोस्फेयर में हमें मिलता है, ऑब्जर्व किया जाता है. दैट्स वाई इट नोन एज इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स. और ये जो है दे आर डिप्लीशंस इन आयनोस्फेरिक प्लाज्मा डेंसिटी फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट सनसेट. सनसेट के टाइम में इसमें डिप्लीशन देखा जाता है आयनोस्फेरिक प्लाज्मा. आयनोस्फेयर में मेनली क्या है, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सब है, तो उसको ये अफेक्ट करता है वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स. और ये वोल्केनिक इरप्शन जो है इससे ग्रेविटी वेव्स जनरेट होते हैं, एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके कारण भी ये प्लाज्मा बबल फॉर्मेशन हो सकता है एनोस्फेयर में. सो जनरेटेड EPBs कैन इम्पैक्ट सैटेलाइट. अब भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑब्वियस है, वहाँ उसको इम्पैक्ट करेगा. सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो भी डिप्लॉयड है इन दिस स्पेस उसको भी इम्पैक्ट करता है ये. So it is related with plasma bubble related with volcanic eruptions. Next is atmospheric river. साइंटिस्ट से वार्निंग मिली है कि जो इंटेंसिफिकेशन एंड इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर. एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है? एटमॉस्फेयर में रिवर है, लेमैन लैंग्वेज तो यही है इसका मतलब. बट इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वर्सनिंग एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स एंड वेदर पैटर्न्स. भाई क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण इवापोरेशन रेट हाई है, सब कुछ हाई है, उसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में ना वाटर सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है. एंड एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रहे हैं. इसका रिपरकशंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके? एक्सट्रीम रेनफॉल. अब एक्सट्रीम रेनफॉल से तो फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी हमारे इस पे टेरेस्ट्रियल इस पे, ठीक है, लैंड पे, तो और वेदर पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करेगा. सो दिस इज़ अबाउट दिस द साइंटिस्ट आर वार्निंग. अब ये एटमॉस्फेरिक रिवर इज़ द फ्लाइंग रिवर्स. इसको फ्लाइंग रिवर्स भी कहते हैं, जो बहुत ही लॉन्ग नैरो रीजन्स है हमारे एटमॉस्फेयर में. ऐसे है, लॉन्ग नैरो रीजन्स है, ठीक है, ये इसमें पूरा वाटर फील्ड है. एंड ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड द ट्रॉपिक्स. ये जो है ये नैरो रीजन है जो कि वाटर वेपर को ट्रॉपिक्स से बाहर ले जाए, क्योंकि ट्रॉपिक्स में ही ज़्यादा इवेपोरेशन रेट है ना. सो उससे ये मोस्ट ऑफ द वाटर को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है. सो दैट्स इट्स नोन एज फ्लाइंग रिवर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. नैरो रीजन है और लॉन्ग रीजन है. इट इज़ अबाउट 2000 किलोमीटर लॉन्ग. हो भाई 2000 किलोमीटर लॉन्ग है, 500 किलोमीटर वाइड है एंड 3 किलोमीटर डीप है. सोच लो भाई ये कितना ज़्यादा वाटर स्टोर किया हुआ है. एक एवरेज यदि आप देखो एटमॉस्फेरिक रिवर की डायमेंशंस को, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ये जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का पार्ट है दैट ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम टॉपिक्स टुवर्ड्स. भाई एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या होता है? जो साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं बाहर इमर्ज हो रहा है, और उसमें क्या होता है, ट्रॉपिक्स में जो भी मॉइस्चर्स है ना, मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पोल की तरफ. दे आर टिपिकली लोकेटेड विद इन लो लेवल जेट एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन लोअर एटमॉस्फेयर. ये लोअर एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है हमारा एटमॉस्फेरिक रिवर, और ये जो है एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स है, मीन्स यहाँ पे विंड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. They are the largest transport mechanism of fresh water on earth. इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर प्रेजेंट है 90% ऑफ द अर्थ. सो इट्स डेंजरस, मीन्स कि ये जितना इंटेंसीफाई होगा फिर ये होल्ड नहीं कर पाएगा, एंड देन एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे हमारे लैंड पे ड्यू टू द रेनफॉल एंड चेंज इन वेदर पैटर्न्स. नेक्स्ट इज नेगेटिव लीप सेकेंड. व्हाट इज नेगेटिव लीप सेकेंड? रिसर्चर्स हैव शोन दैट इंक्रीज्ड आइस मेल्टिंग डिलेड नीड ऑफ एडिटिंग नेगेटिव लीप सेकेंड. आइस मेल्टिंग के इंक्रीज होने के कारण जो है लीप सेकेंड कहते हैं क्लॉक से कोई जब सेकेंड को माइनस किया जाता है टू कीप देम अलाइंग विथ अर्थ रोटेशन. अर्थ के रोटेशन के साथ हमारे क्लॉक का जो टाइमिंग है ना उसको भी सेट किया जाता है. सो नेगेटिव मतलब सेकेंड माइनस किया जाएगा क्लॉक से, सो दैट जो अर्थ का रोटेशन है उसको इसके सिंक में रखा जाए टाइम को. डन when earth is spinning more quickly और length of the day is decreasing. ये तब किया जाता है जब अर्थ जो है
क्विकली स्पिन कर रहा है, मीन्स ड्यूरिंग विंटर्स जब लेंथ ऑफ द डे इज़ डिक्रीजिंग, विंटर के टाइम में डे का जो लेंथ है ना वो डिक्रीज होता है उस टाइम में. सो इट इज़ ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव लीप सेकेंड. जब हम 1 सेकेंड ऐड करते हैं क्लॉक में, जब, और ये कब होता है जब स्पिनिंग स्लो होगा अर्थ का एंड डे जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा तब. सो अभी तक 27 पॉजिटिव लीप सेकेंड्स हैं पर नेगेटिव लीप सेकेंड्स अभी तक नहीं हुए हैं. मीन्स कि 20 अभी तक सारे ऐड ही हुए हैं टाइम में. सो अभी नेगेटिव नहीं हुआ है. बट ये जो है इंक्रीज आइस मेल्टिंग के कारण ये भी नहीं होगा, नेगेटिव लीप सेकेंड भी नहीं हो पाएगा. सो इट मीन्स कि आइस मेल्टिंग इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन. नेक्स्ट, जीरो सैडो डे. बैंगलोर में एक्सपीरियंस किया गया जीरो सैडो डे. ये एक रेयर सेलेस्टियल फिनोमिनन है जो जीरो सैडो डे इसको कहते हैं. और ये ऑब्ज़र्व किया जाता है जीरो सैडो डे जब सन जो है वो परफेक्टली ओवरहेड होगा. जब परफेक्टली ओवरहेड होगा सन तो कोई शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं जीरो सैडो डे. और ये रेयर सेलेस्टियल फिनोमेना है काउजिंग वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स टू कास्ट नो शैडो. मीन्स कोई शैडो नहीं बनेगा वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स में. ये फिनोमेनन अकर्स ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार आपको देखने को मिलेगा, एक समर सॉल्स्टिस और एक विंटर सॉल्स्टिस के टाइम में. इन रीजन सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जो भी है ना उसमें ये आपको देखने को मिलता है ये जीरो शैडो फॉर्मेशन. जीरो शैडो डेज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस. हर जगह लोकेशन वाइज इट कैन डिफर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ सन. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, हर में ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. नेक्स्ट इज ब्लू होल. ब्लैक होल तो वी हैव स्टडीड, वी नो ना, ब्लैक होल स्पेस में क्रिएट होता है. व्हाट इज ब्लू होल? Researchers found evidence Tamza blue hole is the deepest in the world. तामजा ब्लू होल जो है वो डीपेस्ट है वर्ल्ड में. ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड मैक्सिकोज चेटुमल बे. यहाँ पे मैक्सिको के चेटुमल बे में ये लोकेटेड है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ युकाटन पेनिसुला. युकाटन पेनिसुला के ईस्टर्न साइड में जो वाटर बॉडी है चेटुमल बे उसमें ये लोकेटेड है तामजा ब्लू होल. इट इज़ डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. और ये वाटर फिल्ड कैवर्न्स हैं. ये वाटर फिल्ड है, स्ट्रक्चर है जो कि बिलो दी सी फ्लोर है. सी फ्लोर से भी नीचे है. सोच लो कितना डीप है भाई, बहुत डीप है. एंड ऑफन फाउंड इन कोस्टल वाटर. मेनली ये कोस्टल वाटर में ही मिलते हैं एरिया में जहाँ पे बेड रॉक प्रोन टू इरोजन. जहाँ पे सी फ्लोर में भी कहाँ, जहाँ का जो बेड रॉक है ना वो प्रोन टू इरोजन है, मतलब वो इरोड होते होते वहाँ पर एक गड्ढा सा हो गया है, तो वहाँ ये मिलेगा. दे डेवलप एज ओशन वाटर सिप्स थ्रू क्रैक्स. और ये डेवलप होता है थ्रू क्रैक्स के, जब वाटर क्रैक के थ्रू जाती है. और फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल, जैसे सिंक होल का फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं ना इन दी जोग्राफिकल फॉर्म जो लैंड फॉर्म्स वाले चैप्टर में, तो उसमें तो वो बस सिमिलर है, बस ये समुद्र के अंदर हो रहा है सी फ्लोर के बेड, सी बेड पे. ठीक है. और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है ड्यू टू डिजॉल्विंग ऑफ मिनरल्स. मिनरल के डिजॉल्व होने के कारण इसकी गहराई बढ़ते जाती है. अदर प्रोमिनेंट ब्लू होल्स अब और सब कहाँ कहाँ है? ड्रैगन होल जो है वो साउथ चाइना सी में है. ग्रेट ब्लू होल कहाँ है? बेलीजे, ये वही मैक्सिको. एंड द डहाब ब्लू होल ये इजिप्ट. तो ये 3 इंपॉर्टेंट है. और अब ये हो गया तामजा ब्लू होल जो कि लोकेटेड है मैक्सिको के चेटुमल बे में. नेक्स्ट इज हीट डोम. हीट डोम जो है कुछ हीट वेव से रिलेटेड है. सिटीज़ अक्रॉस सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ यूएस फेसिंग हीट वेव्स ड्यू टू वेदर फेनोमेनन नोन एज हीट डोम. हीट डोम जो एक वेदर फेनोमेनन है. अब इसमें क्या होता है? रिज ऑफ हाई प्रेशर गेट्स स्टक इन द एटमॉस्फेयर. भाई हाई प्रेशर जोन जो है ना वो एटमॉस्फेयर में क्रिएट होगा और इट ट्रैप्स हॉट एयर, जिसमें हॉट एयर ट्रैप्ड है जिसके कारण बहुत गर्मी बढ़ जाती है. एंड दैट एक्सपैंड्स वर्टिकली इनटू द एटमॉस्फेयर. और ये वर्टिकली एटमॉस्फेयर में एक्सपैंड करेगा. हाई प्रेशर पुशेस इट टुवर्ड्स द ग्राउंड. अब देखो बताते हैं इसका मतलब एग्जैक्ट क्या है. हीट डोम. डोम, व्हाट इज़ डोम? दिस इज़ डोम. ठीक है. अब मान लो कि यहाँ पे हाई प्रेशर स्टक्ड है इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. अब यहाँ से जब हाई हीट रिलीज होकर के ऊपर जाएगा, यहाँ पे इस प्रेशर के कारण ये नीचे रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा नीचे. तो जब ये नीचे रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो नीचे जो भी यहाँ पे जो भी सेटलमेंट्स हैं, लैंड जो है वो हीट हो जाएगी, हीटेड
होगी, इसीलिए हीट वेव्स फेस कर रहे हैं वहाँ के लोग यूएस में। ओके, और ये डोम शेप्ड है ऐसे। Winds usually move from high pressure, but with the dome stretching far into the atmosphere, these weather system becomes almost stationary. कोई winds जो है वो बिल्कुल stationary जाती है due to rigid high pressure, और इसके कारण heat जो है वो रेडिएट नहीं हो पाता है मेनली, और एक जगह ज़्यादा इंटेंसिटी का होने के कारण लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है। इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम इंडोस, इंडिया और यूएस दे हैव डिसाइडेड टू रीएक्टिवेट इंडोस। अच्छा, इनके बीच में एक इंडोस जो है एक नेटवर्क सिस्टम है, तो उसको ये फिर से रीएक्टिवेट करे इंडिया और यूएस, जो कि बंद पड़ा था सिंस दी कोविड। अब भाई ये क्या है? नेटवर्क ऑफ 36 मूड बॉयज़ ऑन दी हाई सीज टू कलेक्ट हाई रेजोल्यूशन ओशन एंड एटमॉस्फेरिक डेटा। ये जो नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक नेटवर्क है, जिसमें हम हाई रेजोल्यूशन ओशन, हाई सीज के पास जो भी ओशन से रिलेटेड डेटा है, एटमॉस्फेरिक डेटा है, उसको कलेक्ट करते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग में ये हेल्प करता है वो डेटा। तो मूड बॉय क्या है? मूड बॉय इज अ ओशनोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक प्लेस पर इसको लगा दिया जाता है विथ मल्टीपल सेंसर्स टू कलेक्ट डेटा। ये मेनली हाई सीज के डेटा को कलेक्ट करता है और एटमॉस्फेरिक डेटा को सराउंडिंग इट कलेक्ट करता है। इट इज़ अ ओशनोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट। ये इस्टेब्लिश किया गया इन 2006, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? सस्टेन्ड हाई क्वालिटी ओशनोग्राफिक मरीन मेट्रोलॉजिकल डेटा, कि जो भी मरीन रिलेटेड मेट्रोलॉजिकल डेटा है, ताकि वेदर फोरकास्ट में हेल्प कर सके, कब तूफान आएगा, कब टाइड वेव जनरेट होंगे, कब कुछ डिफरेंट चेंजेस होगी वेदर फिनोमेना में, जो कि हैम्पर कर सकती है सिविलियंस को, पीपल रिसाइडिंग इन द कोस्टल एरिया। तो उन सब से रिलेटेड ये वेदर फोरकास्टिंग करता है, उसमें ये हेल्प करता है। टू फॉस्टर एग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप बिटवीन अमंग इंडियन ओशन कंट्रीज, इंडियन ओशन कंट्री के बीच में ये पार्टनरशिप है इंडोस। टू सेटअप टू अंडरस्टैंड द फॉरकास्ट ऑफ मानसून, मानसून के भी फॉरकास्ट को समझने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके डेटा बहुत बेनिफिशियल है फॉर द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर। नेक्स्ट इज रिंगवुड ओशन। रिंगवुड ओशन ये क्या है? रिसर्चर्स जो हैं वो एक वास्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर इनको मिला, इसको कहते हैं रिंगवुड ओशन। और ये कहाँ भाई है? इट इज़ विद इन दी अर्थ्स मैंटल ओवर 700 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस। भाई 700 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस इनको एक बहुत वास्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर मिला, जिसको ये लोग नाम दिए रिंगवुड ओशन। और ये कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ मेंटल में, मेंटल एरिया में प्रेजेंट है अर्थ्स के, मतलब बिलो द सरफेस 700 किलोमीटर, बहुत डीप है ये। रिंगवुड ओशन जो ये वास्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर ट्रैप्ड विद इन द मिनरल, भाई मेंटल में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है ना, उसके बीच में ये वाटर ट्रैप्ड है इन दी अर्थ्स मेंटल मिनरल रिंगवुड। यहाँ पे मिनरल्स रिंगवुड है, इसलिए इसका नाम रिंगवुड ओशन रखा गया, क्योंकि इसी बीच में ये वाटर का रिजर्वायर प्रेजेंट है। रिंगवुड जो है वो एक ब्लू मिनरल है, जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर में अर्थ्स मेंटल के अंदर प्रेजेंट है, और ये बनता है रिंगवुड कहाँ क्या है? ब्लू मिनरल विच इज़ फॉर्म इन द अर्थ मेंटल अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर। इसी बीच में एक वास्ट रिजर्वायर ऑफ ओशन ऑफ वाटर ट्रैप्ड है, इसलिए इसको नाम दिया गया रिंगवुड ओशन, जो कि बिलो द सरफेस है 700 किलोमीटर के अप्रॉक्स रेंज में इन द अर्थ मेंटल। वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल हाई प्रेशर मिनरल, ये बहुत ही हाई प्रेशर मिनरल है भाई, अर्थ मेंटल में प्रेजेंट है, हाई प्रेशर ही होगा। नेक्स्ट अर्थ्स मेंटल, तो अब भाई अर्थ का मेंटल देख लें। ये देखो लिथोस्फेयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से बना हुआ है। ये है क्रस्ट और ये सॉलिड मेंटल, इसको कहते हैं लिथोस्फेयर। क्रस्ट जो है वो 100 किलोमीटर थिक है। फिर मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो एस्थेनोस्फेयर है, जो कि थोड़ा वीक पार्ट होता है, यहीं से लावा निकलता है बाहर। और फिर ये है अंदर का पार्ट। देन फिर कोर, ऊपर वाला जो है वो लिक्विड है, और जो सबसे इनर मोस्ट है वो सॉलिड है। साइंटिस्ट जो है ऑन यूएस वेसल जॉइट्स रिजोल्यूशन ड्रिल्ड अराउंड 1.2 किलोमीटर बिलो द अटलांटिक मासिव सरपासिंग प्रीवियस। अभी यूएस में के जो साइंटिस्ट हैं वो जॉइट्स रिजोल्यूशन एक वेसल है, उसके थ्रू ड्रिलिंग की है 1.2 किलोमीटर बिलो अटलांटिक ओशन के सरफेस में। उन्होंने ड्रिल किया 1.2 किलोमीटर बिलो, जो अब तक का सबसे
डेप्थ ड्रिलिंग है, टू स्टडी द अर्थ के इनसाइड क्या है उसको स्टडी करने के लिए। ड्रिलिंग वॉज डन अंडर इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम, और इंडिया भी इसका एक फंडिंग पार्टनर रहा है। सो जो भी इन अर्थ के अंदर है ना, सिलिकेट रॉक्स, अर्थ मेंटल में क्या क्या भाई, सिलिकेट रॉक जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है अर्थ के मेंटल में, और यूजुअली इनएक्सेसिबल, यहाँ तो पहुँचा नहीं जा सकता, इतनी मतलब यहाँ पे इतनी गर्मी होगी कोई नहीं जा पाएगा। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी यहाँ पे धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। अटलांटिक मैसिव्स, यहीं पे इसका ड्रिलिंग हुआ है 1.2 किलोमीटर का, इसको याद रखना है। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी क्या है? आइसोस्टेसी, आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है। सो आइसोस्टेसी जो है स्टडी फॉर्मेशन ऑफ न्यू टोपोलॉजिकल फीचर्स लाइक प्लेट्यूज एंड स्कार्पमेंट्स, हाई स्टीप स्लोप्स। थ्रू इस आइसोस्टेसी के थ्रू जो है प्लेट्यू और अदर टेरेस्ट्रियल फीचर्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है इट इज़ द इक्विलिब्रियम और बैलेंस बिटवीन ब्लॉक ऑफ क्रस्ट एंड अंडरलाइंग मेंटल और क्रस्ट के बीच के बैलेंस को आइसोस्टेसी कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ लाइन ऑफ इक्वालिटी एट विच मास ऑफ लैंड अबव सी लेवल इज सपोर्टेड बिलो सी लेवल। अच्छा, ये एक इक्वालिटी लाइन है हाइपोथेटिकली, जो कि ऊपर जो सी लेवल के ऊपर जो भी लैंड है ना उसको सपोर्ट कर रहा है, और बिलो जो सी लेवल का लैंड है उसको, तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसलिए ये बैलेंस्ड है। सी सरफेस के बिलो जो भी है मेंटल कोर ये सब जो भी हैं वो बैलेंस करें सी लेवल के सरफेस के ऊपर वाले लैंड को, इसीलिए तो स्टेबल है ना अर्थ हमारा, यही बता रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सी ये ग्रेविटी भी मेंटेन करता है और एनर्जी करता है मास को बैलेंस करने के लिए। बेसिकली ये अर्थ के पोजीशन को बैलेंस किया हुआ है। प्रोसेस दैट में डिस्टर्ब, भाई क्या डिस्टर्ब कर सकता है इस बैलेंस को? वेनिंग ऑफ आइस सीट्स इरोजन, आइस सीट की इरोजन जो है इसको डिस्टर्ब कर सकता है। सेडिमेंटेशन, बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन होगा, वो वोल्केनिज्म, ये सब डिस्टर्बिंग फैक्टर है आइसोस्टेसी के। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में है एंशियंट रॉक फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील सजेस्ट कर रहा है कि वीकनिंग ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वीक हो रहा है था ड्यूरिंग इडियाकरण पीरियड। बहुत साल पहले एक इडियाकरण पीरियड के टाइम में साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के जो एंशियंट रॉक्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम में वीक था। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है? मैग्नेटोस्फेयर है रीज़न जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, and it protects the earth. It is generated in the earth's outer core by geodynamo process. अर्थ के आउटर कोर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। देन कन्वेक्टिव एनर्जी फ्रॉम द स्लो मोल्टन आयरन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी। मोल्टेन आयरन जो अर्थ का जो कोर है वो किससे, नाइफी निकल एंड आयरन से, उससे जो उसके मूविंग और मेल्टिंग के कारण क्या बन रहा है, क्या रेडिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स टू पोल्स, डाइपोल नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, जो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, और पोल रिवर्सल के कारण अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इसके मैग्नेटोस्फेयर को इफेक्ट करते हैं। अब है कोल लावा। कोल लावा रस थ्रू स्ट्रीट्स एज माउंट कैनलोन इरप्टेड इन फिलीपींस। फिलीपींस में माउंट कैनलोन के इरप्शन के कारण कोल लावा जो है वो निकला। कोल लावा को लहर कहा जाता है इंडोनेशिया में। डेंस मिक्सचर ऑफ वोल्केनिक मटेरियल डेवरीज एंड वाटर दैट बिहेव्स लाइक अ फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड। एकदम लैंडस्लाइड की तरह ये बिहेव कर रहा है, इतना तेज़ी से ये फ्लो हो रहा है, और ये मिक्सचर किस चीज़ का है, वोल्केनिक मटेरियल, डेब्रिस, वाटर सब मिक्सड है इसमें। इट अकर्स when water interacts with volcanic ash and debris on the slope of volcano। ये फॉर्मेशन कोल्ड लावा का तब होता है जब वोल्केनिक ऐश और डेब्रिस से वाटर मिल जाता है वोल्केनिक स्लोप पे। इट रिमेन्स हॉट इंटरनली ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद इन वोल्केनिक में। ये ऊपर से कोल्ड है बट ये हॉट होता है इंटरनली ड्यू टू दी सस्टेन्ड केमिकल रिएक्शन। जो वोल्केनिक मटेरियल के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसके कारण वो इंटरनली तो हॉट है बट ऊपर से वाटर मिलने के कारण ये कोल्ड दिखता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोल्ड लावा। हीट बजट ऑफ द अर्थ। नासा जो है वो 2 सैटेलाइट लॉन्च किया
2 climate satellites under pre-fire polar radiation energy in the far infrared experiment। ये मिशन नासा का है, प्री फायर मिशन। क्यों है? हीट बजट को स्टडी करने के लिए क्लाइमेट सैटेलाइट भेजा गया टू मेजर हाउ मच हीट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रिलीज इनटू द स्पेस। कितना ये हीट को रेडिएट करते हैं स्पेस में। इसके लिए नासा ने लॉन्च किया है 2 क्लाइमेट सैटेलाइट अंडर प्री फायर मिशन। ये याद रखना है कौन सा मिशन किसने रिलीज किया एंड क्यों। तो हीट बजट जो है, जितना हीट आ रहा है अर्थ पे उसमें से कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितना रेडिएट हो रहा है, ये सब के बैलेंस को हीट बजट कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पढ़ लेना। फिर से सेम चीज़ यहाँ बताना पड़े। अब है कलकडाल। कलकडाल क्या है भाई? वेदर एजेंसीज जो है वो अलर्ट भेजी इन कोस्टल एरियाज ऑफ केरला एंड तमिलनाडु पॉसिबिलिटी ऑफ कलकडाल फिनोमिनन। कलकडाल एक फिनोमिनन है जो कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड केरला के एरिया में, और ये मेनली कोस्टल फ्लडिंग है जो प्री मॉनसूनल सीजन में होती है या पोस्ट मॉनसून में, ड्यू टू दी स्वेल वेव्स ऑन साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये मेनली प्री मॉनसूनल या पोस्ट मॉनसूनल होता है इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। और ये क्यों होता है? वेव्स के स्वेलिंग के कारण। जो साउथ वेस्ट कोस्ट पे जो भी मलबार साइड में जो भी वेव्स के में जो स्वेलिंग होती है उसके कारण कोस्टल फ्लडिंग होती है प्री मॉनसूनल या पोस्ट मॉनसूनल एरिया में। स्वेल वेव्स क्या है? सीरीज ऑफ मैकेनिकल और सरफेस ग्रेव जनरेटेड बाय डिस्टेंस वेदर स्टॉर्म। स्वेल वेव्स कैसे जनरेट होता है? जैसे मान लो कहीं पे दूर, कहीं पे हरिकेन आया या फिर टाइफून आया, उसके कारण ये वेव्स जनरेट होते हैं और ये फ्लडिंग करते हैं इन द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। और ये प्रोपागेट इन द डायरेक्शन दैट डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन, और ये उस डायरेक्शन में प्रेफर करते हैं जिधर विंड का डायरेक्शन नहीं है, टुवर्ड्स विंड डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका ये फिनोमेना है कलक्कडल फिनोमेना, जो कि मेनली कहाँ होता है? कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु और केरला में साउथ वेस्ट कोस्ट पे। ये याद रखना है। सो ये थे कुछ और टर्म्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड मोस्टली रिलेटेड टू द जोग्राफिकल फेनोमेना। सो ये आप ध्यान रखना। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। बाय बाय।